अब तक हमने देखा सातोरू फुजीनामा को पता चलता है कि उसके पास एक मिस्टीरियस एबिलिटी है जिसका नाम उसने रिवाइवल रखा है, जो उसे बार बार कुछ मिनट्स पीछे टाइम में भेज देती है ताकि कुछ बुरा या कुछ एक्सीडेंट्स होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। लेकिन जब उसके मदर साचिको ने एक सीरियल किलर की आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली, तब उनका मर्डर कर दिया गया और उस क्राइम का इल्जाम सातोरू पर आ गया था। जब वो डेस्परेटली बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब रिवाइवल पहले से भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से एक्टिवेट होता है और उसे सीधे 18 साल पास्ट में ला चुका है, यानी 1988 के अपने चाइल्डहुड में भेज दिया गया है। अब सातोरू को समझ आ गया था कि ये उसका मौका है चाइल्ड किडनैपिंग्स और अपने मदर के फ्यूचर मर्डरर को रोकने का। इस बार वो हिस्ट्री को रिपीट होने से पहले ही बदलने वाला था। हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आ चुके हैं इरेस्ड के एपिसोड 2 के साथ। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है सातोरू फुजीनामा के एलिमेंट्री स्कूल वापस पहुंचने से, जब उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में 18 साल पास्ट में ट्रैवल कर चुका है। उसके आसपास के सब लोग एक नॉर्मल 10 साल के बच्चे को देख रहे होते हैं, लेकिन सातोरू के अंदर अब भी उसके 29 ईयर ओल्ड सेल्फ की सारी मेमोरीज मौजूद है। उसे याद है वो मर्डरर्स जो इस टाउन को हिला देंगे, कायो हिनाजुकी का फ्यूचर और वो इवेंट्स जो आखिर में उसकी मदर की डेथ तक ले जाएंगे। अपने पुरानी क्लासरूम के बीच खड़े होके उसे एहसास होता है कि उसे एक और चांस मिला है और इस बार वो उन चीज़ों को नोटिस करेगा जिन्हें उसने पहली बार इग्नोर कर दिया था। वो क्लासरूम में एंटर करने से पहले कायो को देखता है। उसे याद आता है वो एक बहुत ही शांत लड़की थी जिससे किसी की फ्रेंडशिप भी नहीं थी। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करता है, नेचुरली वो अपनी सीट भूल गया है। हमें उसका क्लासरूम, टीचर्स और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। केन्या हमेशा की तरह काम और इंटेलिजेंट है। इतनी छोटी एज में भी उसके ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग स्किल्स बाकी बच्चों से काफ़ी अलग नज़र आती है। हिरोमी, काजू, ओसामू और बाकी क्लासमेट्स नॉर्मल एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स की तरह बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। उनके लिए ये बस एक और ऑर्डिनरी विंटर मॉर्निंग है, लेकिन सातोरू के लिए कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। हर फैमिलियर फेस उसे सिर्फ उस फ्यूचर की याद दिला रहा है जो सिर्फ उसे ही याद है। क्लास के फ्रंट में उनके टीचर याशिरो आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर कोई आसपास देखे तो कहीं से भी नहीं लगता कि एक बड़ी ट्रेजेडी धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। जब लेसन चल रहा होता है तब सातोरू की नज़र क्लासरूम के बैग की तरफ जाती है। वहाँ बैठी होती है कायो हिनाजुकी, बस चुपचाप अपने डेस्क पर बैठकर क्लासरूम को देखती रहती है, जैसे वो सबके सामने होते हुए भी ऑलमोस्ट इनविजिबल हो। उसे दोबारा देखते ही सातोरू को वो यादें वापस आ जाती है जिन्हें वो कभी याद नहीं करना चाहता। बचपन में उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि कायो हमेशा अकेली क्यों रहती थी, लेकिन अब एक अडल्ट की समझ के साथ वो उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। उसके शरीर पर हल्के ब्रूसेस नजर आते हैं। कायो नेचुरली उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक पल के लिए सातोरू की नज़र उन पर पड़ जाती है। ये देखते ही वो अंदर से परेशान हो जाता है। उसे समझ आता है कि फ्यूचर में जो सफरिंग्स उसे याद है वो किडनैपिंग के साथ शुरू नहीं हुई थी, वो तो पहले से ही कायो की एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। उसे समझ आता है शायद इसीलिए कायो बहुत शांत है। हो सकता है वो किसी एब्यूज का शिकार हो। रिसेस के दौरान जब बाकी बच्चे एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तब सातोरू एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसके ओरिजिनल चाइल्डहुड से बिल्कुल अलग था। इस बार वो कायो को अकेला छोड़ने के बजाय उसके पास जाकर उससे बात करता है। यह अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शन तुरंत सबका अटेंशन खींच लेता है। केन्या, हिरोमी, काजू सब नोटिस करते हैं। कुछ ही पलों में सब लड़के मिलकर सातोरू को टीज करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अचानक कायो से बात कर रहा है तो जरूर वो उसे पसंद करने लगा है। उनके लिए ये बस नॉर्मल चाइल्डहुड टीजिंग है, लेकिन सातोरू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसकी वजह किसी चाइल्डिश क्रश से बिल्कुल अलग है।
उसे कायो का फ्यूचर पता है और अब हर छोटी इंटरेक्शन भी इम्पोर्टेंट लगने लगी है। कायो चुपचाप क्यूरियोसिटी के साथ सातोरू को देखती है। उसे आदत ही नहीं है कि कोई क्लासमेट बिना किसी रीजन के उससे बात करे। स्कूल खत्म होते ही सातोरू घर पे जाने के बजाय कायो के साथ जाने का फैसला लेता है या उसे जानने का एफर्ट करे। एक्साइटेड होने के बजाय वो बस ध्यान से सातोरू को ऑब्जर्व करती रहती है। थोड़ी देर साथ वक्त बिताने के बाद वो एक अजीब सी बात नोटिस करती है। भले ही सातोरू सबकी तरह स्माइल करता है और नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में एक मैच्योरिटी है जो उसकी एज से बिल्कुल मैच नहीं करती। जैसे वो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड होने का एक्ट कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर की सोच बाकी सब बच्चों से कई ज्यादा बड़ी हो। पूरी तरह समझ ना पाने के बावजूद कायू को महसूस होता है कि सातोरू में कुछ अलग है। आखिरकार स्कूल खत्म हो जाता है और सब बच्चे स्नो से ढकी सड़कों पर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सातोरू भी वहां से निकलता है, लेकिन इस बार वो कायो के साथ चलने लगता है। दोनों साथ में चलते चलते एक क्वाइट स्नो कवर्ड पार्क में पहुंच जाते हैं। प्लेग्राउंड पूरी तरह खाली होता है। ठंडी विंटर हवा के बीच दोनों कुछ शांत पल गुजारते हैं। क्लासरूम के शोर से दूर सातोरू को कायो की एक और साइड देखने को मिलती है। उसकी बातें एक ऐसी लोनलीनेस को दिखाती है जो किसी भी बच्चे को कभी फील नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे बात करती है जैसे अकेला रहना उसकी नॉर्मल लाइफ बन चुका हो। ना वो कंप्लेन करती है, ना ही किसी से सिंपैथी मांगती है। उसे बस चुपचाप आइसोलेशन को अपने लाइफ का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा मान लिया है। उसकी बातें सुनते हुए सातोरू को एहसास होता है कि उसका दर्द उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। हर गुजरता हुआ पल ये और क्लियर करता है कि कायो सालों से अपने इमोशनल पेन अकेले ही उठाती आ रही है। उसके चेहरे पर जो कभी कभी हल्की सी स्माइल आती भी है, वो भी बहुत फ्रेजाइल लगती है और जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। सातोरू उसे देखते हुए समझ जाता है कि ये अकेली सी लड़की काफी टाइम से हेल्प मांग रही थी, बस उस तरीके से जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाए। ये वॉक सातोरू के दिल पर गहरा असर छोड़ देती है। पहली बार वो सिर्फ फ्यूचर को बदलने के बारे में नहीं सोच रहा, अब वो कायो के बारे में सोच रहा है। विक्टिम की तरह नहीं, किसी पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट के एक नाम की तरह भी नहीं, बल्कि एक ऐसी लोनली बच्ची की तरह जो किसी के सेव करने से बहुत पहले ही थोड़ी सी काइंडनेस डिजर्व करती थी। उस शाम सातोरू घर वापस लौट आता है। वो दरवाजा खटखटाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी मम्मी तो अभी काम में होगी। उसे याद आता है कि बचपन में वो चाबी रख के जाती थी और उसी जगह से वो दरवाजा खोल के घर पे चला जाता है। उस घर में उसकी बचपन की सारे यादें ताज़ा हो जाती है। कुछ ही देर में वहां उसका इंतजार कर रही होती है उसकी मदर साचिको। उन्हें दोबारा जिंदा देखकर उसके अंदर ऐसे इमोशन उठ जाते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस फ्यूचर से वो आया है वहां साचिको उसे बहुत जल्दी छीन ली गई थी, लेकिन अब वो उसका वैसे ही प्यार और वार्मथ के साथ वेलकम करती है जैसे हमेशा करती थी। साथ वक्त बिताते हुए साचिको धीरे धीरे अपने बेटे में कुछ चेंजेस नोटिस करती है। वो पहले से ज्यादा थॉटफुल लग रहा है, अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। अब उसके एक्सप्रेशन में एक ऐसी सीरियसनेस है जो उसके एज से काफी ज्यादा लगती है। उन्हें यह थोड़ा अनयूजुअल जरूर लगता है, लेकिन वो बस इतना सोचती है कि उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अगले दिन स्कूल में केन्या सातोरू के पास आता है क्योंकि उसने नोटिस किया होता है कि सातोरू का ध्यान बार बार कायो पर जा रहा है। बाकी सब की तरह वो उसे टीज नहीं करता। इस बार उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा स्ट्रांग है। वो उसे बताता है कि क्लास ऐसे कलेक्शन में कायो का ऐसे सबसे अलग है। इनफैक्ट वो सजेस्ट करता है कि सातोरू को वो जरूर पढ़ना चाहिए। ये छोटी सी बात तुरंत सातोरू का अटेंशन खींच लेती है। उसे लगता है कि शायद कायो ने अपनी फीलिंग्स अपने ही वर्ड्स में कहीं छुपा रखी है, इसलिए वो उस ऐसे को ढूंढने और खुद पढ़ने का डिसीजन लेता है। वो घर जाते ही उस ऐसे को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है और होम टाउन विदाउट मी, जहाँ कायो ये जिक्र कर रही है कि मेरे होने और ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है। उसका ड्रीम है कि वो एक आइलैंड पर जाए
एक ऐसा आइलैंड जहाँ कोई भी ना हो। यही नहीं, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सके। उसके इमोशंस, फीलिंग्स, वो जो कुछ भी फील करना चाहे वो कर सके। उसे लेबल ना किया जाए, बल्कि वो खुद को वहां सेलिब्रेट कर सके। वह ऐसा लिखती है कि वहां पे कोई भी ना हो, मेरी मदर भी नहीं। इससे हमें समझता है कि शायद उसे घर का इन्वायरमेंट इतना खास नहीं है। वो ऐसे पढ़ने के बाद सातोरू और भी ज्यादा कायो के लिए वो ऐसे पढ़ने के बाद सातोरू की फीलिंग्स कायो के लिए और भी डेवलप होने लगती है। वो 10 साल की बच्ची शायद उसके एज से ज्यादा ही झेल रही है, हमें यह एहसास होने लगता है। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। साची को सातोरू को खाने के लिए बुलाती है। जो सातोरू पहले ऐसे ही खाना खा लेता था, उसे आज इस ऑर्डिनरी खाने में अनयूजुअलनेस दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि कैसे हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में तब तक मिस कर देते हैं जब तक उनके एब्सेंस हमें उनका इम्पोर्टेंस ना समझा दे। ये डेली मील उसके मदर के जाने के बाद उसके लिए डेली जैसा नहीं लग रहा। वो अपने मदर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता है, खाने से पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करता है, और उसे आज ये खाना इमोशनली ओवरवेल्म कर रहा है। उसके मदर को भी उसके बिहेवियर में मैच्योरिटी और सिंसियरिटी दिखाई देती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। वो उसे एक सुनसान पार्क में अकेली खड़ी ढूंढ लेता है। मौसम ठंडा है, माहौल काफी अनईजी है। सातोरू कोशिश करता है कि वो कायो से बात करे और उसे दोस्ती करे, लेकिन कायो का बिहेवियर काफी कोल्ड और डिफेंसिव होता है। वो सातोरू को जज करती है और उसे बार बार पूछती है, क्या तुम स्टूपिड हो? बात आगे बढ़ती है। कायो को लगता है कि सातोरू भी उसकी तरह अपनी असली फीलिंग्स छुपाकर दुनिया के सामने एक मास्क पहन रखता है। ये मोमेंट दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों ही अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सीन का सबसे शॉकिंग पार्ट तब आता है जब कायो सातोरू को पूछती है। सातोरू उससे दोस्ती करने का हिंट देता है। वो हंस के एक सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे लिए किसी का मर्डर कर सकते हो? ये लाइन सुनकर सातोरू सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि कायो की तकलीफ कितनी गहरी है। यह सवाल सीधा उस अब्यूज की तरफ इशारा करता है जो कायो अपने घर में झेल रही थी। सातोरू को पुरानी टाइमलाइन की बातें याद आने लगती है कि कायो इस पार्क से गायब हुई थी, और वो वही खड़े खड़े ये ठान लेता है कि वो इस बार कायो को अकेला नहीं छोड़ेगा। इतनी हैवी सीरीज होने के बावजूद, जहां चाइल्ड किडनैपिंग्स और एक मदर के मर्डर जैसी हार्ट ब्रेकिंग चीजें हैं, स्टोरी हर वक्त सिर्फ डार्क नहीं रहती। बीच बीच में जो छोटे कॉमेडी मोमेंट्स आते हैं वही इस सीरीज को और भी स्पेशल बना देते हैं। ये मोमेंट्स कभी भी ओवरडन नहीं लगते, ये हर बार नेचुरली फिट होते हैं और सीरीज को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कायो का यू आर एन इडियट वाला डायलॉग तो हर बार हल्की सी मुस्कान दे जाता है। सातोरू को अपनी लाइफ का एक हिस्सा दोबारा जीने का मौका मिला है, और इस बार वो उसकी वैल्यू पहले से कई ज्यादा समझने लगा है। शायद रियल लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। हम अक्सर उन चीजों की इम्पोर्टेंस तब समझने लगते हैं जब वो हमसे दूर चली जाती है। सातोरू के पास अब सिर्फ उन लोगों को अप्रिशिएट करने का ही नहीं, बल्कि उन्हें खो देने से पहले का बचाने का भी एक मौका है। चाहे ये सब एक ट्रेजेडी के वजह से शुरू हुआ हो, लेकिन शायद उसके लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट बनने वाला है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।